नमस्कार। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति हिंदी में के भाग 18 में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछला भाग थोड़ा छोटा हुआ है ना? आप में से बहुत लोगों को लगा भी होगा, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से अब मुझे भाग थोड़े छोटे छोटे करने पड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटे भाग अपलोड जल्दी होते हैं, एडिट जल्दी होते हैं और आप लोगों के पास पहुंचते भी जल्दी हैं। तो इसलिए आज से थोड़े थोड़े छोटे भाग होंगे, लेकिन जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो मुझे पता है कि इस बात से आप बिल्कुल नाराज़ नहीं हो। आगे चलते हैं। पिछली भाग में मैंने आपको बताया था राजघाट के मंदिर के बारे में। जो मंदिर मेरे सपने में आया था, बिल्कुल हूबहू वही मंदिर मुझे देखने को मिला। पहले तो लगा था, सुना यही था कि ये पानी के नीचे होता है, लेकिन अपेक्षा भी मैंने नहीं की थी कि ये मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा भाग्य था शायद कि उस वक्त वहाँ पे पानी नहीं था। नर्मदा मैया अपने दोनों तट एक सीमा में लेकर के चल रही थी और राजघाट के मंदिर के दर्शन कराने के लिए उन्होंने मेरे लिए मंदिर खुला और पानी के ऊपर रखा हुआ था। मैंने पिछले भाग में ये भी बताया था कि वहाँ पे एक परिक्रमा वासियों की बस आई और परिक्रमा वासियों से नर्मदे हर हुआ और परिक्रमा वासियों ने मुझे ऐसा कुछ दिया कि मैं रोने लग गई। मेरे आंखों से आंसू आने लगे। वो ऐसा कुछ क्या था? वो ऐसा कुछ था बहुत बहुत स्नेह। वह बस नागपुर से आई थी। जब बस परिक्रमा वासियों को पता चला कि मैं नागपुर की लड़की हूँ, तो सारे ही परिक्रमा वासी मुझसे बात करने के लिए उत्सुक हो गए। उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे नागपुर की लड़की पैदल परिक्रमा में है। हर किसी को यही लग रहा था कि मैं क्या मदद करूं, मैं इस बच्ची को क्या दूं। किसी ने कहा, अभी आप तो शूलपानी की झाड़ी में जाओगे, आपको अगर कुछ सामान घर में भेजना हो, जैसे कुछ कीमती सामान हो, कुछ मोबाइल हो, तो आप हमारे पास दे दीजिए, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। किसी ने कहा, सुना है वहाँ पे ठंड बहुत होती है, हम तो कहीं भी रास्ते में रुक करके ब्लैंकेट चादरें ले लेंगे, आप हमारी ब्लैंकेट चादर ले जाओ, आप पैदल परिक्रमा में हो। किसी ने कहा, कहते हैं वहाँ लूटते हैं, आप ना बेटा सिर्फ खाने की चीज़ें ले जाओ। ऐसे कहते हुए किसी ने घर से लाया हुआ चिवड़ा मुझे दिया, किसी ने फरसान दिया। अब इतना सारा सामान मैं लेकर चल भी नहीं सकती थी, लेकिन उनके स्नेह को नकार नहीं पाई और थोड़ा थोड़ा सामान उनका सम्मान रखने के लिए मैंने अपने पास रख लिया। एक 65-70 साल की माता जी बिल्कुल मेरे गले लग के रोने लगी। कहने लगी, बेटा मुझे भी पैदल परिक्रमा करनी थी, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जब पैदल परिक्रमा में अब है, तो लगता है मेरी बेटी परिक्रमा कर रही है। तुम बेटा ज़्यादा कुछ मत करना, हर स्थान पर मुझे एक बार या हर दिन मुझे एक बार याद करना, तो मुझे लगेगा मैंने भी पैदल परिक्रमा की है। इतने भाव थे उसके शब्दों में, माता जी के उनके शब्दों में इतने भाव थे, आंखों में आंसू थे। मेरी परिक्रमा शुरू होकर के कुछ दिन हो चुके थे। मैं मेरे घर से दूर थी। मुझे लग रहा था कि इन बस परिक्रमा वासियों के रूप में मुझे मेरा घर परिवार मिल रहा है। बड़ा आनंद हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी
और मिश्रित सी भावना थी जो आंखों में आंसू भर रही थी। उन सब का आशीर्वाद लेकर के हम अपने निवास स्थान पर वापस आए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं टिश्यू सॉल्ट थेरेपी पे, जो अत्यंत प्रभावी है, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, जो हर किसी के लिए उपयुक्त है और बहुत सारे रोगों पर रामबाण उपाय कहा जाता है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी शरीर के सभी अंगों के विकारों पर कार्य करती है, जैसे कि श्वास तंत्र की बीमारियां, बुखार से निगडित सारी ही बीमारियां, जैसे बुखार, खसर, चेचक, मलेरिया इत्यादि, सर के रोग, मानसिक व दिमाग के रोग, आँख, नाक व कान के रोग, मुंह व दांत के रोग, जीभ व गले की बीमारियां, हृदय रोग, पाचन तंत्र के रोग, मूत्र तंत्र के रोग, त्वचा, बाल एवं नाखूनों के रोग, आम विकार, दर्द, चोटें, बच्चों के सारे रोग, स्त्रियों के भी सारे ही रोग, पुरुषों के रोग, हड्डियों के रोग, ग्रंथियों के रोग और भी कई रोगों पर टिश्यू सॉल्ट थेरेपी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी के सॉल्ट्स लेने में आसान है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, साथ ही साथ इसके कोई परहेज भी नहीं है। इस थेरेपी का लाभ उठाएं, संपर्क करें 9823653511 इस नंबर पर। धन्यवाद। हम जब रेवा गौशाला आश्रम में हमारे निवास स्थान पर वापस आए, राजघाट में ही, तब मुझे मांगीलाल वर्मा जी का फ़ोन आया। लेपा में मांगीलाल वर्मा जी की बात मैंने आपको बताई थी ना, उन्हीं मांगीलाल जी का। और उन्होंने कहा, दीदी मेरे जमाई पुलिस में हैं और वो आपको शूलपानी की झाड़ी का मार्गदर्शन करेंगे, वो आपसे मिलने आना चाहते हैं और आज शाम तक वो आपसे मिलने आएंगे। बात ये थी कि शूलपानी के झाड़ी में से किस रास्ते से जाना है, यह हम तय नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों से सुना था बहुत ही कठिन रास्ता है, हम चल ही नहीं पाएंगे। कई लोगों ने कहा था रास्ते पर पानी भरा हुआ है इसलिए हम जा नहीं पाएंगे। तो अब जाएंगे कैसे? कहीं से ये नहीं पता चल रहा था कि हाँ इस रास्ते से जाए या हाँ उस रास्ते से जाए। हाँ, लेकिन जाना तो शूलपानी की झाड़ी में से ही था, बाहर से चक्कर लगाकर नहीं जाना था। तो इसका मार्गदर्शन करने के लिए मांगीलाल के जमाई जो पुलिस में थे वो मिलने आने वाले थे और हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, एक अनुभव बताना मैं भूल गई। जब मेरा और सुरेखा ताई का रास्ता अलग हुआ था, मतलब मैं और सुरेखा ताई अलग चल रहे थे और बाकी लोग अलग चल रहे थे, तब पसारकर काकू को थोड़ी सी थकान हुई और उन्होंने एक घर में थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। और उनको उपवास था उस दिन, तो बाकी सबका तो भोजन हो चुका था, लेकिन उपवास का उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला था। और उस घर में एक 14-15 साल की लड़की थी, मोनिका, और उसके माताजी पिताजी ने पसारकर काकू के लिए फरियाली साबूदाना बना दिया था। और बस बहुत ही कम समय तक माताजी पसारकर काकू उस घर में रही। लेकिन कुछ बंधन ऐसे हो जाते हैं जो टूटते ही नहीं हैं। अब वहाँ से राजघाट तक मोनिका के पिताजी हम सब के लिए वहाँ पे राजघाट में शायद उस दिन रेवा गो आश्रम में उस दिन शायद 20 से 25 लोग होंगे। एकादशी थी, सबको उपवास था और 20 से 25 लोगों के लिए उपवास का डब्बा लेकर मोनिका और मोनिका के पिताजी आए हुए थे काफ़ी दूर से। और इतना ही नहीं, आगे जब हम शूलपानी के झाड़ी की तरफ बढ़ते गए तो
भवती तक रोज, मान लीजिए उनके घर से 50 किलोमीटर तक ये दोनों माँ बेटे हम सबके लिए घर से ताज़ा खाना बनाकर ले आते और हमारा खाना होने के बाद वापस जाते। हमने आखिरी में उनको बताया कि बस अब आप नहीं आइएगा, हमें अच्छा नहीं लगता, आप इतना रोज का इतना किलोमीटर आप बिल्कुल प्रवास करके जैसे आते हो, एक गांव दूसरा गांव तीसरा गांव। और बहुत मनाने के बाद उन्होंने हमारी बात मान ली। इतना स्नेह ये स्थानीय लोग देते हैं ना कि ऐसे लगता है कि हमने कितने जन्म के कुछ पुण्य किए हैं कि इतना निस्वार्थ स्नेह हमें मिल रहा है। इसी तरह से हम इंतज़ार कर रहे थे मांगीलाल जी के जमाई का। शाम हो गई, रात हो गई, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। 9 बजे जमाई जी का फ़ोन आया, दीदी मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ, चलेगा ना? अब 10 बजने को वो पहुँचेंगे, तो मैंने उनको कहा कि बाबा जी आप कल आ जाइए सुबह, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी मैं तो रास्ते में ही हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैं पहुँच जाऊँगा। अब उन्होंने ज़िद भी कर रखी थी। हमने कहा ठीक है भाई आ जाओ, तो 10 बजे तक जागना ही था। वो आ रहे थे, वो आए, उन्होंने रास्ता तो बताया लेकिन वो हमारे लिए ढेर सारा फरसान और नाश्ते का सामान लेकर के आए थे। हमने कहा इसकी क्या ज़रूरत थी? तब वो कहते हैं माता जी रास्ता तो आपको कोई भी बता देता, अब आगे आगे चलते तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आपको रास्ता तो बता देते। मुझे मांगीलाल भैया ने कहा था कि दीदी शूलपानी के झाड़ी में जा रही हैं और काफ़ी लंबा रास्ता होता है, गांव भी दूर दूर होते हैं, तो भोजन प्रसादी की व्यवस्था मिले ना मिले, जीजा जी आप दीदी को ये कुछ नाश्ते का सामान ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। हमारे जमाई जी, मांगीलाल के जमाई जी, मांगीलाल को मैं अपना भाई कहती हूँ इसलिए मांगीलाल के जमाई मेरे जमाई जी 25 किलोमीटर मुझे सिर्फ नाश्ता पहुंचाने आए थे, वो भी अपनी ड्यूटी के बाद, और 25 किलोमीटर जंगल के रास्ते, रात 10 बजे। मैंने कहा जमाई जी आप आज यहीं सो जाइए, कल आप चले जाइए, अगर इतने रात आप वापस नहीं जाइएगा। तो कहते हैं दीदी मुझे तो आदत है, पेट्रोलिंग का तो मेरा काम ही है, आप चिंता ना करें मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसे ऐसे स्नेह, इतना प्यार पता नहीं हर किसी को शायद नहीं मिलता। हाँ परिक्रमा वासी को ज़रूर मिलता है क्योंकि उनके साथ माँ चल रही होती है। ये प्यार पर अधिकार हमारा नहीं, माँ का होता है। अब इसके आगे हम जाने वाले थे शूलपानी की झाड़ी में। सुना था वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और आपको स्लीपिंग बैग के ऊपर भी ब्लैंकेट और गरम कपड़े ज़्यादा लेने होते हैं। मेरे पास तो शीट भी नहीं थी, मात्र स्लीपिंग बैग के भरोसे में थी। तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा नहीं नहीं दीदी आप शीट ज़रूर ले जाओ, नीचे की ज़मीन बहुत ठंडी हो जाती है। और मेरे पास शीट नहीं थी, शीट ले कहाँ से, राजघाट छोटा सा गांव है, तो पास के किसी बड़े शहर में, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक दुकानदार था, वो किसी की पहचान का था आश्रम में, और भी कई लोगों को शीट्स और छोटा मोटा सामान लेना था। तो वो दुकानदार को बुलाया गया, बताया गया कि ये सामान है। अब मैंने ज़्यादा पैसे तो घर से लाए नहीं थे, कार्ड लाया था, कार्ड तो यहाँ चलेगा नहीं। अब उस दुकानदार को मुझे पैसे देने तो मैं कैसे दूँ, मेरे पास तो कैश थी नहीं, इसको मांगो उसको मांगो, फिर भी उतनी कैश नहीं निकल पाई। इतने में मेरे एक सर का नागपुर से फ़ोन आया और मैंने सर से कहा अच्छा मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी नहीं लग रहा था कि मैं उन्हें कहूँ कि आप इन दुकानदार के अकाउंट में डलवा दीजिए।
तो उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। इतने में मेरे एक सर का फ़ोन आया और मैंने कहा, सर आप मेरे हस्बैंड को फ़ोन कीजिए, मेरा यहाँ से नहीं लग रहा है, और आप उन्हें बताइए कि मैंने ऐसा ऐसा सामान इस दुकान से लिया हुआ है और फ़ोन नंबर आपको उस दुकानदार का देती हूँ, तो आप उन्हें कहिए मेरे हस्बैंड को कि उनके अकाउंट में आप पैसे जमा करा दें। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो सामान मुझे चाहिए था मैंने ले भी लिया। और शाम को मैंने दुकानदार को फ़ोन किया, भैया आपको आपके पैसे मिल गए? दुकानदार ने कहा हाँ दीदी मेरे को तो तुरंत मिल गए, कोई बात नहीं। मैं भी इधर खुश हो गई और आगे हम शूलपानी के झाड़ी के लिए निकल गए। 8 से 10 दिन मुझे नेटवर्क नहीं था और मेरी घर में बात भी नहीं हो पाई थी। 10 दिन बाद जब मेरी घर में बात हुई, तब मैंने इनसे पूछा कि आपने कितने पैसे भेजे थे? इतने इतने भेजने थे, हो तो गए। इन्होंने कहा मैंने तो 1 रुपये भी नहीं भेजा। फिर दुकानदार को पैसे मिले कैसे? फिर मैंने सर को फ़ोन किया। मैंने कहा सर आपने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया था? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने किया था, लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं और पैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने ही दुकानदार को दे दिए। और इस बात की उन्होंने वाच्यता भी नहीं की, जब तक मैंने नहीं पूछा उन्होंने नहीं बताया। तो मैंने कहा सर मैं आपको वापस करूँगी। तो उन्होंने कहा मैडम आप परिक्रमा कर रहे हैं, हमें सेवा तो करने दीजिए कम से कम। कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं था, 400 450 ऐसा कुछ अमाउंट था। तो देखो मतलब वो दुकानदार भी कैसे अपने पैसे छोड़ करके चला गया। उसको शायद पता ही था कि मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे ही। सर के मन में उसी समय सेवा का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा मैडम परिक्रमा कर रही है तो मुझे सेवा करनी चाहिए, और मुझे और मेरे पति को तो कुछ खबर ही नहीं थी। ऐसे बहुत सारे अनुभव आगे आए। गणेशपुरा, भवती, उसके बाद एक एक करके शूलपानी की झाड़ी, कालूराम वर्मा का आदरातिथ्य, और सबसे खास बात बताऊं, एक जगह बोरखेड़ी नाम के गांव में हम किसके यहाँ रुके थे? एक ज़माने में जो शूलपानी के झाड़ी में सब लूट लिया जाता था, उन मामा लोगों के मुखिया के घर हम रुके थे। कैसे, क्या हुआ था वहाँ पे, बताऊंगी आपको अगले भाग में। तब तक के लिए नर्मदे हर। हाँ, एक बात और याद दिला दूँ, आज के बाद भाग छोटे छोटे ही किए जाएंगे ताकि कोई तकनीकी दिक्कत ना आए। उम्मीद है आप नाराज़ नहीं होंगे और आपको भाग जल्दी जल्दी भी मिलेंगे। तो जल्दी से आती हूँ अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए नर्मदे हर।